डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज हम जो बीएड का पेपर है ACSV01 उसके ब्लॉक 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस यूनिट में या इस ब्लॉक में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ये तीनों सुनने में या आमतौर पर लोग इसके बारे में बातें करते हैं तो एक ही मानते हैं कि ये तीनों का मतलब एक ही होता है विकलांगता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से ये इस तीनों में अंतर है और तीनों की परिभाषा भी अलग अलग होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में हानि, विकलांगता और अपंगता जो 1980 में दिया गया था में निम्नलिखित परिभाषा प्रदान की है। सबसे पहले हम देखते हैं हानि, इम्पेयरमेंट। जब किसी चीज़ की हानि होती है या शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो या हमारे ऑर्गन्स में किसी तरह की हानि होती है, हमारे जो शरीर का अंग है, संरचना है, उसमें अगर कोई हानि होती है तो वो इम्पेयरमेंट या हानि कहलाएगा। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी, विकलांगता। जब हानि की वजह से किसी कार्य को हम नहीं कर पाते हैं या करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तब वो विकलांगता के श्रेणी में आता है या डिसेबिलिटी कहते हैं। किसी गतिविधि को उस तरीके से या सीमा के भीतर करने के लिए कोई प्रतिबद्ध या क्षमता की कमी हो, किसी इंसान के लिए सामान्य माना जाता है। अगर जैसे कोई काम है, एक नॉर्मल सामान्य इंसान है वो आसानी से कर लेता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वो नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, डिसेबल्ड है, वो उस कार्य के लिए विकलांगता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, आप पायलट एरोप्लेन उड़ाते हैं लेकिन आप और हम नहीं उड़ा सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर काम, वर्क के लिए हम वहाँ पे डिसेबल्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो विकलांग बच्चों से रिलेटेड है। तो वो अगर आम तौर में जो हम सामान्य जीवन में काम कर पा रहे हैं, ग्लास उठाना, पकड़ना, पानी पीना, नहाना, ये सब हमारा रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम आता है। अगर उस काम को उस हानि की वजह से, क्षति की वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम डिसेबल्ड मानते हैं या कहते हैं। उसके बाद है तीसरा है हैंडीकैप, अपंगता। वो परिणाम जब एक विकलांग व्यक्ति समान जीवन भूमिका को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे अपंगता कहते हैं। जो डिसेबिलिटी है उसके कारण उसे और भी समाज में अलग अलग कार्य को, भूमिका को निभाने में उसे कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर हम उसे हैंडीकैप की श्रेणी में मानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, वो चल नहीं पा रहा है तो घर से स्कूल तक कैसे जाएगा? वहाँ पे हम उसको व्हील चेयर या फिर पेरेंट्स लेके जाए तो वो यहाँ से वहाँ जाने में उसे सहारे, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं और समाज में उनके प्रति जो स्टिग्मा एक कर देते हैं कि वो हैंडीकैप है, नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, तो सामाजिक रूप से बच्चे पर उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होता है। तब हम उसे हैंडीकैप की श्रेणी में मानते हैं। उदाहरण के तौर पर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बच्चा या फिर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसी वक्त से वो विजुअल इम्पेयरमेंट है या अंधा है। तो
तो पैदा होने के टाइम उसे एक उसके ऑर्गन में जो शरीर का एक ऑर्गन है उसमें उसको हानि थी, वो देख नहीं पा रहा है, बाकी चीज़ें उसकी सब कुछ नॉर्मल है, सामान्य है। मुद्रित सामग्री को पढ़ने में असमर्थ होता है। इस प्रकार अधिकांश जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो पाती है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है जो सब कुछ देख सकता है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे ही एक जो वीआई बच्चा है उसे बड़े होने में, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कठिनाई आएगी। जो हमारे समान बालक है, बच्चे हैं, वो हमें देख के कॉपी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखानी नहीं पड़ती है, वो हमें घर के मेंबर को, माता पिता को, भाई बहन को, जो भी घर में है, दादा दादी, उनको देख के करते हैं वो। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे जो वीआई बच्चा है उनके साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे उनके सीखने की जो है वो लिमिट हो गई है, सीमा हो गई है, तो वो डिसेबिलिटी के श्रेणी में आएगा। यदि इस असमर्थता के कारण इस व्यक्ति को स्कूल जाने या नौकरी के लिए आवेदन करने से रोका जाता है तो वो एक बाधा या हैंडीकैप के रूप में आएगा। अब वो वीआई है कह के उसे हम स्कूल ना भेजें या स्कूल वाला एडमिशन ना ले, उसे शिक्षा प्रदान ना हो, फिर बाद में आगे चल के वो नौकरी नहीं ले सकता है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ये नहीं पढ़ पाएगा, तो इसके ऊपर क्यों फालतू का पैसा या समय बर्बाद करना है। तो जो डिसेबिलिटी के कारण जो स्थिति बनी है बच्चे के साथ, आगे के फ्यूचर में उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो फिर हैंडीकैप के श्रेणी में आता है। यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। जो इम्पेयरमेंट है वो ऑर्गन है। डिसेबिलिटी भी कई प्रकार की होती है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट है ये ऑर्गन मेंटली फिजिकली भी हो सकता है। उसके बाद जो डिसेबिलिटी हुआ एक व्यक्ति तक ही जो उनको कठिनाई होती है वो होता है, और जब वही डिसेबिलिटी की वजह से उनके सोसाइटी पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है तो वो फिर हैंडीकैप के श्रेणी में आता है। अब इस चित्र में जो दिया गया है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। जो सबसे पहले है वो डिजीज ऑनसेट है, वो इम्पेयरमेंट, लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। नेक्स्ट है उसके बाद साइन और सिम्टम्स, जो अगर कोई लॉस हुआ है उसके वजह से क्या दिक्कत आ रही है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर उनके सुनने और बोलने में दिक्कत हो रही है, उनके कानों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, डिजीज़ हुआ है, तो वो सुन नहीं पा रहे, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या आएगा कि वो सुन नहीं पा रहे, सुनने में दिक्कत हो रही है, या सुन नहीं पा रहे हैं तो फिर वो बोल भी नहीं पा रहे। तो यहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, उनके जो लिमिटेशन है, सीमा, वो आ जाते हैं। डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म और फंक्शन दैट में रिजल्ट फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट, जो हानि हुई है, क्षति हुई है, उसके कारण वो किसी कार्य को या कोई फंक्शन को करने में सक्षम नहीं है। कंसिक्वेंस इसका क्या आएगा कि डिसएडवांटेज दैट रिजल्ट व्हेन अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल। उस डिसेबिलिटी की वजह से वो जो समाज में उनको जो रोल निभाना है, जो कार्य करना है, उसको वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, नहीं निभा पा रहे, तो वो हैंडीकैप कहलाता है। इसमें हम ज़्यादातर विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और दृष्टि क्षीणता या दृष्टि हानि, जब दृष्टि की हानि कब होती है और उसके कारण पिछले क्लास में भी हमने उसके टाइप्स, डेफिनेशन भी डिस्कस किया है। यहाँ पर भी उसी चीज़ को हम आगे आज करने वाले हैं। दृष्टि हानि या क्षीणता उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति है वो किसी चीज़ को ठीक तरह से या स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। व्यक्ति की दृष्टि में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि वो पूरी तरह अंधा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे चश्मे या अन्य चिकित्सा पद्धति द्वारा समान स्तर तक ठीक नहीं किया जा सकता है। एक लिमिट के बाद है कि वो
ठीक नहीं हो पाएगा, इतना तक ही सुधार रहेगा। इसी में बच्चे को आगे, उसी स्थिति में बच्चे को आगे पढ़ाई करना है या काम करना है, तो हम चश्मे से या सर्जरी के द्वारा भी उस स्थिति को बेहतर नहीं बना पाते, तो वहाँ पे दृष्टि हानि हो जाएगी। दृष्टि हानि की परिभाषा है दृष्टि हानि दृष्टि में एक ऐसी हानि है जो सुधार के साथ भी बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जितना तक ठीक हो पाएगा वहाँ तक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया है, उसके बावजूद वो बच्चा शैक्षणिक प्रदर्शन एकेडमिक है उनमें अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सुधार और ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसमें दृष्टि हानि शब्द में आंशिक दृष्टि और अंधापन दोनों शामिल है। जब विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं तो उसमें दोनों टोटली ब्लाइंड और लो विजन दोनों ही आते हैं। विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम जो 2016 में PWD एक्ट बना है, उसके अनुसार दृष्टि हानि या विजुअल इम्पेयरमेंट के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अंधापन और दूसरा है अल्प दृष्टि लो विजन। सबसे पहले हम ब्लाइंड या अंधापन का डिफिनेशन देखेंगे। इसमें 3 कंडीशन है, कोई एक कंडीशन अगर हो तो भी वो ब्लाइंड के कैटेगरी में आते हैं। पहला है दृष्टि की पूर्ण पहला है दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, या दूसरा है दृष्टि तीक्ष्णता से अधिक नहीं, 60/60 या 20/200 जो स्नेल चार्ट है उसके अनुसार, और बेहतर आँख में। या तीसरा है दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या खराब का कोण अंतरित करना। दूसरा है अल्प दृष्टि लो विजन। इसमें 2 स्थिति है। पहला है सुधारक लेंस के साथ बेहतर आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 या 20/60 से अधिक नहीं, और 6/60 या 20/200 स्नेल, ये भी स्नेल चार्ट के अनुसार ही है, से कम नहीं। या दूसरा कंडीशन है वो है दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से अधिक और 40 डिग्री से कम के कोण पर होती है। तो ये दोनों में से भी कोई अगर एक कंडीशन है तो भी वो लो विजन के कैटेगरी में आएंगे। फिर है विजुअल इक्विटी। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमें कितना साफ या स्पष्ट दिखता है। आँख के आगे के हिस्से की अपेक्षा पीछे के हिस्से की ओर दृष्टि तीक्ष्णता अधिक होती है। इस पर प्रकाश का प्रभाव भी पड़ता है। प्रकाश की उपस्थिति में एक सीमा तक दृष्टि तीक्ष्णता बढ़ जाती है। अंततः किसी वस्तु तथा उसकी पृष्ठभूमि पर दृष्टि तीक्ष्णता का प्रभाव होता है। पृष्ठभूमि का तीव्र प्रकाश भी दृष्टि तीक्ष्णता के लिए एक कारण हो सकता है। भिन्न भिन्न रंगों की तीक्ष्णता में भी भिन्नता होती है। जैसे अगर कम रोशनी हो तो जिनका 6/6 है उनको तो क्लियर दिखेगा ही, लेकिन अगर जो चश्मा लगा हुआ है या जिनकी दृष्टि खराब है तो कम रोशनी हो तो उनको देखने में दिक्कत होगी। चीज़ें तो दिखेगी लेकिन क्लियर नहीं होगा। इसी तरह से अलग अलग रंग है, तो कई बार कम लाइट हो तो हम रंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें ब्लैक और नेवी ब्लू कलर वो एक जैसा ही लगता है, और ज़्यादा लाइट हो जैसे शॉप में जाते हैं या फिर मॉल में कपड़े के शोरूम में जाए तो बहुत सारी लाइटें जली हुई होती है। तो वहाँ पे कई बार होता है हम कपड़े खरीद के घर आ जाते हैं तो देखते हैं, फिर से देखते हैं तो लगता है कि अरे इसका तो अलग ही कलर है और वहाँ पे दूसरा ही कलर दिख रहा था। तो ये जो प्रकाश लाइट है या कलर है तो उससे भी कई बार जो विजुअल इक्विटी है उस पर असर पड़ता है। लॉस ऑफ विजुअल इक्विटी, देखने में असमर्थता या दृष्टि उत्तेजना की धारणा की हानि या अनुपस्थिति, यह स्थिति नेत्र रोग का परिणाम हो सकता है। अगर हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा है या बहुत पास जाके देख रहे हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि
कहीं हमें कोई आई से रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं हो रहा है कि किस कारण से हमें देखने में परेशानी हो रही है। यहाँ पे चार्ट है, ये स्नेल चार्ट ही है, इसमें विजुअल एक्यूटी है, मीटर और फीट दोनों के हिसाब से जो दिया हुआ है, ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। मीटर और 20 फीट की दूरी से हम देखते हैं कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसी जो आई स्पेशलिस्ट है वो स्नेल चार्ट के द्वारा ही हमारा आँखों का टेस्ट करते हैं, फिर हमें चश्मा या जो नंबर चश्मा का नंबर है वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है लॉस ऑफ विजुअल फील्ड, जो हमें देखने की जो हमारा क्षेत्र है, अगर लॉस ऑफ विजुअल फील्ड है तो उसमें क्या होता है। दृष्टि क्षेत्र वो संपूर्ण क्षेत्र है जिसे कोई व्यक्ति अपने आसपास दृष्टिगत रूप से देख सकता है। दृष्टि क्षेत्र का नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र के मार्ग के किसी भी हिस्से को नुकसान का अनुभव करता है। जो वो मार्ग है वो आँख के मस्तिष्क तक जाने का संकेत देता है। जैसे हमने चीज़ें देखी, लेंस कॉर्निया पीपल से होते हुए हमारे रेटिना तक गया, रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक गया। इस प्रक्रिया के दौरान कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें लॉस ऑफ विजुअल फील्ड हो सकता है। दृष्टि क्षेत्र के नुकसान में कई अलग अलग कारण है और नुकसान का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि मार्ग का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। बच्चों और वयस्कों दोनों में दृष्टि क्षेत्र के नुकसान के कई संकेत हो सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, टेलीविज़न देखते समय धुंधली दृष्टि का अनुभव होता है, किसी पृष्ठ को स्कैन करने में परेशानी होती है जिसके कारण हमें पढ़ने या लिखने में भी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। बच्चा या व्यक्ति दृष्टि क्षेत्र के नुकसान का अनुभव कर सकता है जब उसकी रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका या मस्तिष्क के दृष्टि के भाग जिसमें ओसिपिटल लोब भी शामिल है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। रेटिना या आँख की ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान के कारण है, जैसे अगर ग्लूकोमा हो गया, ऑप्टिक एट्रोफी, ट्रोमा, ऑप्टिक न्यूरिटिस, ट्यूमर या फिर एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन शामिल है। ये सब अगर बीमारियां होती है तो जो लॉस ऑफ विजुअल फील्ड है वो हो सकता है। इन सब में ये कारण बनती है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति रेटिना मैक्यूला के केंद्र को नुकसान पहुंचाती है तो व्यक्ति को धुंधली दृष्टि का अनुभव होगा। यदि रेटिना का बाहरी भाग प्रभावित होता है लेकिन मैक्यूला नहीं तो व्यक्ति को दृष्टि क्षेत्र के नुकसान की बिल्कुल भी सूचना नहीं हो सकती है। अगर मैक्यूला प्रभावित हुआ है, उसको नुकसान हुआ है तो जल्दी पता चलता है। अगर बाहर से कोई कठिनाई है तो हमें जल्दी या कभी कभी पता ही नहीं चलता, अचानक जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तब पता चलता है कि हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है उसका नुकसान हो गया है। इसमें दृष्टि क्षेत्र में भी सेंट्रल फील्ड लॉस है, वो डिजनरेशन ऑफ फोबिया के साथ होता है। इसमें जो बीमारियां है वो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, ऑप्टिक एट्रोफी, मैक्यूला होल्स, कोन डायस्ट्रोफी, रेटिनल एट्री ओक्यूल्सन है। फिर है पेरिफेरल फील्ड लॉस, इसमें आती है ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसके बाद रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनिस्ट पिगमेंटोसा और ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूसन। तो ये सारी बीमारियां अगर होती है तो पेरिफेरल फील्ड लॉस होता है।
आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, आई का डायग्राम है, जो हमारा विजुअल किस तरह से हम देखते हैं और कहाँ कैसे कैसे करके जो हम देखते हैं उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है। यहाँ पे फील्ड डिफेक्ट करस्पॉन्डिंग टू अ लेसन एट, जैसे लेफ्ट आई और राइट आई बनाया हुआ है। जो नंबर 1 पे है वो लेफ्ट आई है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो राइट आई है वहाँ पे जो हमारा विजुअल फील्ड है वो बिल्कुल भी लॉस्ट हो चुका है। दूसरा है जो लेफ्ट आई है, उसमें हमारा आधा दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है। जैसे अगर किसी होल को लेते हो तो उसमें आधा होल बंद है और आधा खुला हुआ है। राइट आई है, उसमें भी ऐसा ही है, आधा खुला है और आधा बंद है। तीसरा है हमारा, इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे एंगल बना हुआ उसके हिसाब से हमारे ज़्यादा विजुअल फील्ड लॉस हुआ है और राइट आई में भी हुआ है। फोर्थ वन है, उसमें भी लेफ्ट आई और राइट आई दोनों में ही हमारा विजुअल फील्ड लॉस है। नीचे जैसे सिंबल में भी दिया हुआ है, जो राउंड सर्कल बना हुआ है विजुअल फील्ड रिटेन, मतलब वो हमारे पास जो विजुअल देखने की क्षमता है वो हमारे पास है, और जो पूरा ही ब्लैक है वो विजुअल फील्ड लॉस्ट। तो उसी तरह से डायग्राम में भी ऊपर बनाया हुआ है कि जो पार्ट ब्लैक है, काला है, वो हमारा विजुअल फील्ड लॉस वाला पार्ट है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति को कलर आइडेंटिफाई करने में परेशानी होती है, जैसे काला, नीला, तो अलग अलग रंग को नहीं पहचान पाते हैं या सारे रंग उनको एक जैसे ही लगते हैं, तो उसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब रंग दृष्टि की कमी, रंग या रंग में अंतर करने की क्षमता। जैसे नेवी ब्लू और ब्लैक कई बार हमें एक जैसा ही लग जाता है, अगर कम रोशनी हो तो लगता है कि दोनों काले ही हैं। या पके फल का चयन, या कपड़े खरीदने के टाइम, या ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट है उससे, या पढ़ते समय जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मैगज़ीन है, तो कई बार जो प्रिंट है उनका पेपर है, नीचे का बैकग्राउंड और उसके ऊपर जो लिखावट है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कलर ब्लाइंडनेस कुछ शैक्षणिक गतिविधियों को और कठिन बना सकता है। जैसे अलग अलग कलर पेपर होता है, उस पर हम किस कलर से लिखेंगे तो जो लिखा है वो अच्छे से दिखाई देगा। जैसे वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखते हैं तो अच्छे से साफ दिखाई देता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर ब्लैक पेपर पर ब्लैक पेन से लिखेंगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जिन्हें दिखाई देगा उन्हें भी जोर लगाना पड़ेगा प्रेशर के साथ दिखने का, और जिसे देखने में दिक्कत है उसे तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। कलर ब्लाइंडनेस का सबसे आम कारण जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को भी हो सकता है, या फिर रेटिना में सूक्ष्म कोशिकाएं के 3 वर्गों में से एक या अधिक की कार्य क्षमता में भिन्नता होती है। जो रेटिना के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, कोन सेल और रॉड सेल, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ गई है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो रंग दृष्टि में मध्यस्थता करते हैं। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के सबसे सामान्य रूपों के लिए जिम्मेदार जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। मानव आँख में 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रेटिना के अंदर होते हैं। ये कोन्स और रॉड्स होते हैं। रॉड फोटो रिसेप्टर पूरे रेटिना में स्थित होते हैं और गति का पता लगाते हैं और ब्लैक एंड वाइट दृष्टि प्रदान करते हैं। कोई चीज़, अगर किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो उसका मूवमेंट कैसा है, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, या टीवी स्क्रीन पे जो नीचे
चलती हुई हेडलाइन आती है उसे देख रहे हैं, या गेम्स जैसे बैडमिंटन है तो जो आपने रैकेट से कॉर्क को लगाया है तो वो उसकी आने की रफ्तार, फिर शॉट मारना है, तो इस जो मूवमेंट है वो हमें रॉड से पता चलता है, और वो हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दृष्टि ही प्रदान करती है। फिर कोन्स रेटिना के एक छोटे से केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसे मैक्यूला कहा जाता है, और केंद्रीय दृष्टि और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो कोन्स है वो हमारे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नीचे पिक्चर भी बना हुआ है, मैक्यूला है, फिर फोविया है, रेटिना, और रेटिना के साथ फोटो रिसेप्टर में रॉड और कॉन है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जो ऊपर का जो पिक्चर है वो नॉर्मल आई है, और उसमें हमें सारे कलर का पता चल रहा है, रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। और नीचे जो अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको ऊपर के जो सारे रंग है वो एक जैसे ही दिख रहे हैं, पीले पीले, और नीचे के है वो ब्लू जैसा हो गया। तो यहाँ पे वो कलर रेड, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर को आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं है। इसमें भी ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हम तो वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग फ्लैश कार्ड की तरह बना होता है, ये सब पे नंबरिंग या ABCD अलग अलग अक्षर लिखे होते हैं, जैसे इसमें 7 है, 13 है, 16 है, 8, 12, 9। तो इसी से वो यही डॉक्टर अपने पेशेंट को देते हैं, आइडेंटिफाई करो कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं कि जो व्यक्ति है उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं, अगर वो हो गया तो ऐसा ही रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। निदान किसी व्यक्ति या उनके माता पिता, शिक्षकों को इस स्थिति को सक्रिय रूप से समायोजित करने की अनुमति दे सकता है। इसमें एनक्रोमा चश्मा या एक्सक्रोमा कॉन्टैक्ट लेंस जैसे विशेष लेंस कुछ रंग कार्यों में लाल हरे रंग के अंधापन वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर माइल्ड है तो कई बार चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस बच्चे को देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। लाल हरा रंग अंधेपन सबसे आम रूप से पाया जाता है। इसके बाद नीला पीला रंग अंधापन और कुल रंग अंधापन होता है। इसमें किसी व्यक्ति को लाल और हरा देखने में दिक्कत हो सकती है, किसी को नीला और पीला, या फिर किसी को सारे ही रंग एक जैसे ही लगते हैं, किसी रंग को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बढ़ती उम्र में रंग देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। कुछ देशों में वर्णधाता लोगों को कुछ नौकरियों के लिए पात्र बना सकती है, जैसे कि विमान के पायलट, ट्रेन चालक, क्रेन ऑपरेटर या सशस्त्र बलों के लोग। जैसे पायलट बनना है तो आर्मी, नेवी, तो ये सब फील्ड में जाने के लिए आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए, और आई साइट भी 6/6 होनी चाहिए। अगर इसमें हमारे आँखों में कोई दिक्कत है, आई साइट ठीक नहीं है और कलर ब्लाइंडनेस है, तो इस नौकरी में हम नहीं जा पाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।